नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान में घटित होने वाले प्रजामंडल और उन प्रजामंडलों के साथ चलने वाली राजनीतिक घटनाएं और उन घटनाओं में जो राजनीतिक अधिकारों की मांग है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मांग है, अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरीके से ये व्यवस्थाओं के लिए जो संघर्ष किया गया है, उन संघर्षों के बारे में पढ़ रहे थे। उन्हें हम संगठनों के बारे में पढ़ रहे थे और इन संघर्षों और संगठनों में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ रहे थे। कुल मिलाकर एक सामान्य से टॉपिक जिसे आम बोलचाल की भाषा में प्रजामंडल आंदोलन के नाम से हम जानते हैं, और हम उसी संदर्भ में बात कर रहे थे। लगभग हमने सारे प्रजामंडलों की बात कर ली है। एक हमारे प्रजामंडल बाकी रह गया है विद्यार्थियों, बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो बांसवाड़ा के अंतर्गत किस प्रकार से प्रजामंडल का गठन हुआ है और किस तरह से आपके बांसवाड़ा में राजनीतिक जन जागृति का काम शुरू हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया गया है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों, जब हम राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं, एक चीज हम छोड़ देते हैं, अजमेर। क्योंकि रियासतों की स्थापना मुख्यतः रियासतों में मुख्यतः आपके प्रजामंडल गठन होता है और हम रियासतों में ही प्रजामंडल पढ़ के चले जाते हैं। और कई बार सवाल अजमेर, जो समय का चीफ कमिश्नरी प्रांत था ब्रिटिश काल में, वहां से सवाल आते हैं और आने की संभावना बनी रहती है। तो जो हमारी एक अलग रक्षा होगी, अजमेर में किस प्रकार से राजनीतिक उठापटक हुई, अजमेर में किस प्रकार से राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, उसको हम अगली क्लास में लेने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम प्रजामंडलों के सबसे अंतिम क्लास में प्रजामंडल आंदोलन का महत्व, इससे क्या परिणाम निकल कर आई, इसकी क्या उपलब्धियां रही, आरएस मेंस की परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, हम बांसवाड़ा प्रजामंडल के बारे में देख लेते हैं। बांसवाड़ा के अंतर्गत 1913 से 1944 के बीच में, 1913 से लेकर 1944 के बीच में पृथ्वी सिंह का शासन था और हम अधिकांश घटनाएं बांसवाड़ा में जो राजनीतिक घटनाएं होती है इन्हीं कालक्रम में देखते हैं। और फिर 1944 के लेकर आपके राजस्थान में विलय तक जो आपके शासक रहे हैं उनका नाम है चंद्रवीर सिंह। इनका तो नाम हर बच्चा रटता है जब आप उस कथन को देखते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, जिसकी बात हम करेंगे आगे। हालांकि हम राजस्थान के एकीकरण बात कर ली है, तो उस समय जो शासक थे वो चंद्रवीर सिंह के थे। तो प्रारंभिक जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां होती है वो हमें पृथ्वी सिंह के काल में नजर आती है। 1930 विद्यार्थियों, बांसवाड़ा के अंतर्गत हमें चिमनलाल मालोत सक्रिय नजर आते हैं। चिमनलाल मालोत, आपने इनका नाम सुना होगा, और जब हम बांसवाड़ा प्रजामंडल गठन की बात करेंगे तो वापस इनका नाम आएगा। चिमनलाल मालोत ने 1930 विद्यार्थियों शांत सेवा कुटीर की स्थापना की। 1930 में इन्होंने शांत सेवा कुटीर, नाम याद रखेंगे, अक्सर छिपे हुए प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस शांत सेवा कुटीर के माध्यम से सामाजिक कार्य किए और जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए कार्य किया। एक तरह से राजनीतिक घटनाओं को, राजनीतिक संघर्षों को, ये उनके लिए एक प्रकार से नींव तैयार करने का काम इसी संगठन के माध्यम से चिमनलाल मालोजी ने किया था। चिमनलाल मालोजी ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने विचारों को आम जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए एक पत्रिका भी निकाली थी और उस पत्रिका का नाम था सर्वोदय। तो इस तरह से चिमनलाल मालोत ने शांत सेवा कुटीर की स्थापना की है और फिर एक पत्रिका का संपादन किया है और उस पत्रिका का नाम है विद्यार्थियों आपका सर्वोदय। इसके बाद विद्यार्थियों 1936 के अंतर्गत हमें बांसवाड़ा में एक और व्यक्तित्व हमें नजर आते हैं, धूलजी भाई। ये भी सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। उन्होंने एक विधवा विजया नाम की महिला थी और उनसे विवाह करके, एक प्रकार से विधवा महिला से विवाह करके सामाजिक जो आपके कह सकते हैं कि प्रगति है, जो सामाजिक सुधार है और जो सामाजिक एक प्रकार से जड़ता है, उसका विरोध करते हुए सामाजिक सुधारों की ओर बांसवाड़ा को ले जाने का काम किया, जब उन्होंने स्वयं एक विधवा महिला से विवाह कर लिया। तो जो चिमनलाल मालोत के बाद में हमें जो दूसरे व्यक्तित्व है जो सामाजिक कार्यों को आगे ले जाने वाला काम कर रहे हैं, सकारात्मक दृष्टि से सामाजिक जो उत्थान का कार्य करते नजर आ रहे हैं, एक प्रकार से लोगों के अंतर्गत जो सामाजिक जड़ता आई है उसको रोकने का काम कर रहे हैं, तो वो कार्य विद्यार्थी फिर आगे धूलजी भाई ने किया जब उन्होंने एक विधवा महिला से आपकी विवाह किया था। तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी सिंह का काल है, उस समय शुरुआत में आपके चिमनलाल मालोत जी हमें नजर आते हैं संगठनों और पत्रिकाओं के माध्यम से। फिर सामाजिक जो आपके संगठन है, सामाजिक क्षेत्र है, उसमें फिर हमें धूलजी भाई का नाम नजर आता है। इसके बाद विद्यार्थियों आपने एक नाम और जरूर सुना होगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। जब हम आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल पढ़ते हैं तो उस बांसवाड़ा प्रजामंडल का एक नाम हम जरूर याद रखते हैं कि बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठन का कार्य आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने किया था। लेकिन उस प्रजामंडल गठन से पहले भी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी का नाम नजर आता है
वो इसलिए नाम नजर आता है भूपेंद्र नाथ जी का, क्योंकि विद्यार्थियों हमने एक संगठन पढ़ा था आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, और हमने ये भी पढ़ा था कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की कार्यकारिणी में राजपुताना से कई सारे व्यक्तित्व शामिल थे। और उसी कड़ी में हम देखते हैं भूपेंद्र नाथ जो त्रिवेदी है ये भी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से निरंतर संपर्क में थे, उनसे निरंतर जुड़े हुए थे। जो पूरे भारतीय रियासतों में जो कार्य अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कर रही थी उस कार्य को बांसवाड़ा में लागू करने का काम, उनके कार्यों को बांसवाड़ा में गति दिशा देने का काम आपके जिस व्यक्तित्व ने किया है उनका नाम है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो जहां पर चिमनलाल जी और धूलजी भाई ने शुरुआत में सामाजिक सुधारों से एक प्रकार के जन जागृति काम किया है, उन सामाजिक सुधारों को एक कड़ी आगे ले जाने का काम, उससे राजनीतिक अधिकारों को रूप देने का काम जिस व्यक्तित्व ने किया था उनका नाम था भूपेंद्र नाथ। हम हर प्रजामंडल में पढ़ते हैं कि किसी भी रियासत में सीधे ही राजनीतिक अधिकारों की मांग नहीं की जाती है, पहले लोगों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जाता है, सामाजिक रूप से उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। जब वो शिक्षित होते हैं सामाजिक रूप से तो फिर आपके राजनीतिक अधिकारों की मांग की जाती है, और ये प्रक्रिया हमें यहाँ पर भी आपको चलती हुई नजर आती है। 1942 राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण वर्ष था, और हम 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में जानते हैं, और हर रियासत राजपुताना की जो हर रियासत है वो इस आंदोलन में भाग लेती हुई नजर आती है। ठीक वैसे ही आपके भाग बांसवाड़ा ने भी लिया है। विनोद चंद्र कोठारी, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। विनोद चंद्र कोठारी ये वह व्यक्तित्व है जिन्होंने सबसे पहले आपके बांसवाड़ा के अंतर्गत जो भारत छोड़ो आंदोलन से भाग लिया था, और इन्होंने ब्रिटिश विरोधी भाषण दिए थे। और जब इन्होंने ब्रिटिश विरोधी भाषण दिए थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको बंदी बना लिया जाता है। हालांकि इनको बंदी बनाने के बाद में आपके लोगों की जो भावनाएं हैं और भड़कती है, जैसे धूलजी भाई है, गोविंद लाल है। विनोद चंद्र कोठारी के बाद में जो अगले दो हमें व्यक्तित्व नजर आते हैं धूलजी भाई, और इनके बाद में आपके गोविंद लाल। इन्होंने भी आपके भारत छोड़ो आंदोलन में बांसवाड़ा के संदर्भ में आपकी सहभागिता सुनिश्चित की थी। तो जब आपको विनोद चंद्र कोठारी जो गिरफ्तार कर लिया जाता है तो विनोद चंद्र कोठारी जी के बाद में धूलजी भाई को भी गिरफ्तार किया जाता है, गोविंद लाल याज्ञिक जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भी 1942 में कहीं ना कहीं जो आपके औपनिवेशिक सत्ता है, कहीं ना कहीं जो रियासती सत्ता है उसके खिलाफ बोलने का काम किया, उसके विरुद्ध लोगों को एकजुट करने का काम किया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सामाजिक गतिविधि है एक प्रकार से राजनीतिक गतिविधि वो ढूंढ रही है, और निरंतर अब आपके लोगों को लामबंद किया जा रहा है, लोगों को एकत्रित किया जा रहा है, उन्हें उनके अधिकारों के लिए सचेत किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हमें कुछ व्यक्तित्व विद्यार्थी आपके 1942 के इस आंदोलन में भाग लेते हुए नजर आते हैं। 1944 में आपके पृथ्वी सिंह जी की जगह फिर चंद्रवीर जी शासक बन जाते हैं, और 1945 में जिस प्रजामंडल गठन होता है उसे हम बांसवाड़ा प्रजामंडल बोलते हैं। एक थोड़ी सी बात आप यहाँ ये ध्यान रखेंगे, जो पहले राजस्थान बोर्ड की आपके पुस्तकें चलती थी उन पुस्तकों में कहीं पर हमें 1943 में नाम नजर आता है। हालांकि जो गणित अकादमी की पुस्तकें हैं वो 1945 की तारीख पर आपके ठहरी हुई है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो आपके राजस्थान की जो पुस्तक थी जो पहले चलती थी, ऐसे 4-5 साल पहले चलती थी आपके 11th में, उसमें कुछ किताब के अंतर्गत एक तारीख आई हुई है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल गठन 1943 में हुआ। और लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की जब पुस्तकें देखेंगे तो उनमें अधिकांश इस तारीख पर सब सहमत है कि 1945 में जाकर आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल गठन हुआ था। तो दोनों बातें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने विद्यार्थियों धूलजी भाई के साथ में फिर आपके मोतीलाल के बाद में अभी हमने नाम पढ़ा था विनोद चंद्र कोठारी, सिद्धि शंकर और चिमनलाल मालोत। इन व्यक्तियों के साथ मिलकर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी ने जिस प्रजामंडल गठन किया उसे हम बांसवाड़ा प्रजामंडल नाम से जानते हैं। तो इसके जो प्रमुख गठनकर्ता हैं, अगर हम इनके जो प्रमुख गठनकर्ताओं के नाम देखेंगे तो हमें एक दो नाम आप याद रख लेना। तो सबसे पहले जो हमें नाम नजर आता है वो भूपेंद्र नाथ जी का नाम आता है, और इनके साथ जो अगला हमें नाम आता है वो चिमनलाल मालोत का नाम नजर आता है। फिर अगला नाम जो आपके हैं वो मोतीलाल, इसके बाद में आपकी सिद्धि शंकर, इनके बाद में आपकी ये सिद्धि शंकर। तो भूपेंद्र नाथ जी हो गए, चिमनलाल मालोत हो गए, मोतीलाल हो गए, सिद्धि शंकर हो गए और धूलजी भाई। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके इन्होंने मिलकर आपके 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की आपके स्थापना की है, गठन किया है। और इसमें जो सबसे मुख्य भूमिका जिस व्यक्तित्व की नजर आती है वो है भूपेंद्र नाथ। तो इस तरह से हम देखेंगे भूपेंद्र नाथ आपके इस प्रजामंडल गठन से पहले भी आपके सक्रिय थे, और इस प्रजामंडल गठन के बाद तो और भी आपके सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों जब आप देखते हो सिरोही का भाग है, उदयपुर का भाग है, डूंगरपुर का भाग है, बांसवाड़ा का भाग है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान में आदिवासी जन समूह के लिए प्रसिद्ध है। और इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर में हम देखते हैं
शुरुआत में गोविंद गिरि जी के नेतृत्व में, बाद में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कहीं ना कहीं आदिवासी जन समूह के बीच में भी एक प्रकार से अपने अधिकारों के लिए, अपने प्राकृतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की भावना ने जन्म ले लिया था। बांसवाड़ा पर्दा मंडल में हमें एक बात ये एक नजर आ रही है, अलग से नजर आ रही है कि ये वह पर्दा मंडल है जिसके गठन में कुछ आपके आदिवासी जन समूह से जुड़े व्यक्तित्व ने आपके भाग लिया था। जैसे विद्यार्थियों आप दिला भगत का नाम सुनते हो, दीपा भगत का नाम सुनते हो, देवा बच्छार का नाम सुनते हो। इन्होंने भी विद्यार्थियों जो बांसवाड़ा पर्दा मंडल है उस बांसवाड़ा पर्दा मंडल के अंदर विद्यार्थियों आपके भाग लिया था। तो ये थोड़े से नाम याद रखना भाई, जैसे दिला भगत, हो सकता है आने वाले कुछ आपके, इसके बाद में दीपा भगत, इसके बाद में देवा मच्छार। ये वह आदिवासी जन समूह हैं जिन्होंने बांसवाड़ा पर्दा मंडल के गठन के अंदर अहम भूमिका निभाई थी, सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो दिला भगत हो गए, दीपा भगत हो गए, उनके बाद में देवा मच्छार हो गए। इन्होंने भी इनके साथ मिलकर बांसवाड़ा पर्दा मंडल गठन करने का काम किया था। थोड़े से अलग सी बात आई हुई है कि कुछ आदिम जन समूह से जुड़े हुए लोग भी राजनीतिक संगठनों में हमें जुड़ते हुए नजर आते हैं, राजनीतिक संगठनों की स्थापना में सहभागिता अपने करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों जब ये पर्दा मंडल गठन हुआ तो जाहिर सी बात है उसका उद्देश्य जो अन्य पर्दा मंडलों का है वही हमें यही नजर आता है। इस पर्दा मंडल ने भी बांसवाड़ा के अंतर्गत उत्तरदायी शासन की मांग की। मतलब ये हो गया कि शासन के अंदर जनता की सहभागिता हो, शासन में जनता को अधिकार दिए जाए, उनके राइट्स उनको मिले और जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी उचित मांगे हैं, उन मांगों को स्वीकार किया जाए। और एक प्रकार से शासन में जन सहभागिता को शामिल करना, जन को शामिल करना, ये सामान्य सी बात है। जब शासन में आम जन को शामिल कर लिया जाता है तो हमें एक बात उसको हम बोलते हैं उत्तरदायी शासन। तो ये मांग भी आपके बांसवाड़ा पर्दा मंडल की ओर से की गई। 1945-1946 में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उदयपुर में होता है। एक राष्ट्रीय स्तर का आपके जो संगठन है और उसका जो आपका अधिवेशन उदयपुर में हो रहा है और बांसवाड़ा की कहीं ना कहीं जो आपकी स्थिति है उदयपुर की नजदीकी है। तो इस सम्मेलन के अंतर्गत जो शंकर देव हैं वे भाग लेने के लिए जाते हैं अपने 20 स्वयं सेवकों के साथ। जब देखिए विद्यार्थियों, कोई भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन जब आपके राजपूताना में अधिवेशन करता है और वहां से किसी रियासत के व्यक्ति वहां जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे बांसवाड़ा का अगर कोई व्यक्ति अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में अंदर अधिवेशन भाग लेने गया है तो वहां जो भी घटनाएं हुई है, जो भी वार्तालाप हुए हैं, जो भी निर्देश मिले हैं, उन्होंने उन निर्देशों को फिर अपनी रियासत में लागू किया और कहीं ना कहीं अपनी रियासतों की समस्याएं, अपने रियासतों की जो मांगे हैं उनसे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अवगत करवाते हैं। इसलिए स्थानीय लोग, हम देखते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि कई बार राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संगठनों के अधिवेशन में भाग लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि विजय सिंह पथिक ने भी जो आपके उज्ज्वले किसान आंदोलन हुआ था उसकी वहां के किसानों की दुर्दशाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशनों का भाग लिया था। उन्होंने भी राजपूताना मध्य भारत से सभा जैसे संगठनों का आपके इस्तेमाल किया था, राजस्थान सेवा संघ जैसे संगठनों का इस्तेमाल किया था। तो हम देखते हैं जनप्रतिनिधि अक्सर जो प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर के संगठन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं ताकि उनकी बातें और अधिक लोगों तक आपके पहुंच सके। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं उदयपुर में होने वाला जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है उसमें शंकर देव जी ने आपके भाग लिया है। इसके बाद ही विद्यार्थियों की घटना ऐसी आती है 1945-46 के बाद में जब राज्य में अकाल की स्थिति बढ़ जाती है और अकाल के बावजूद निरंतर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, तब विद्यार्थियों हम देखते हैं कि जो धुलजी भाई है उनके नेतृत्व में, धुलजी भाई के नेतृत्व में एक प्रकार से किसान आंदोलन का प्रारंभ आपके में बांसवाड़ा में दिखाई देता है। और एक समय ऐसा आया जब ये आंदोलन चला तो धुलजी भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूरे बांसवाड़ा में धारा 144 लागू कर दी जाती है। लेकिन जो उत्तेजित भीड़ थी उन्हें धारा 144 को तोड़ दिया और वहां के प्रधानमंत्री मोहन सिंह मेहता के घर को घेर लिया। ये बहुत बड़ी घटना थी जहां पर एक उत्तेजित भीड़ अपने मांगों को, अपने जो आपके अधिकार हैं उनको स्वीकार कराने के लिए तत्कालीन जो बांसवाड़ा के प्रधानमंत्री मोहन सिंह मेहता उनकी हवेली को तो घेर लिया गया था ताकि उनकी बातों को सुना जाए, उनकी मांगों को सही माना जाए और उनके अधिकार को दिए जाए। ये भी एक अभूतपूर्व घटना थी बांसवाड़ा के संदर्भ में। ये हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बांसवाड़ा डूंगर में थोड़े से हम कह सकते हैं कि मुख्य धारा से थोड़े से अलग हमें क्षेत्र नजर आते हैं जहाँ आदिवासी जनसमूह के लोग ज्यादा हैं और वहां पर राजनीतिक गतिविधि उतनी अधिक होती नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने अधिकारों की मांग करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के आवास तक भी आपके घेर लेते हैं। और जब आपके अकाल पड़ रहा था तो उस समय हरिदेव जोशी, हमने डूंगरपुर पर्दामंड पढ़ा था तब हमने कई सारे ऐसे व्यक्तित्व के नाम पढ़े थे। उसी प्रकार हम बांसवाड़ा में एक और व्यक्तित्व नाम देख रहे हैं आपके हरिदेव जोशी। इन्होंने यहाँ पर बांसवाड़ा के अंतर्गत अनाज परिषद का गठन किया था। और हरिदेव जोशी जी ने जो अनाज परिषद का गठन किया है इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि अकाल के समय हर व्यक्ति के
हर व्यक्ति को कुछ हद तक आपके अनाज मिल जाए जहां से वो अपना जीवन यापन कर सके, तो अनाज परिषद का गठन किया गया। अब 1946-47 में राष्ट्रीय स्तरीय घटनाएं बदल रही थी, देश आजादी के निकट जा रहा था, देश में एक प्रकार से अस्थायी अंतरिम सरकार बना दी गई थी, संविधान सभा गठन हो चुका था और उसी कड़ी में राजपूताना की रियासतें भी निरंतर आपके शामिल होती जा रही थी। महाराणा चंद्रवीर सिंह को भी लगा कि अब लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता, उत्तराधिकारी शासन की स्थापना करनी पड़ेगी, आम जन को स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और एक समय चंद्रवीर सिंह जी ने भी बांसवाड़ा में एक तरीके से उत्तराधिकारी शासन की स्थापना की, एक तरह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति की और उस मंत्रिमंडल में आम लोगों के जो जन नेताओं को शामिल किया गया था, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जी को विद्यार्थियों एक प्रकार से बांसवाड़ा के जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर मुख्यमंत्री का पद दिया गया था, लेकिन ये मंत्रिमंडल अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाया और 25 मार्च 1948 जब हमारे राजपूताना के किरण आपके दूसरे चरण में जाता है राजस्थान संघ में, तब अन्य रियासतों के साथ जो ये बांसवाड़ा है वो भी आपके राजस्थान संघ में शामिल हो जाता है। और जब राजस्थान संघ में शामिल होने के लिए तत्कालीन जो महारावल है चंद्रवीर सिंह शासन आप कर रहे थे उस समय, और जब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उस एकीकरण की प्रक्रिया पर हस्ताक्षर किए, तब उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। हालांकि ये बात हमने जब राजस्थान के या राजपूताना के एकीकरण पढ़ा था तो उस समय हमने इसको और डिटेल से पढ़ दी थी, क्योंकि चीजें जुड़ रही थी तो मैंने इसको सामान्य से रूप से आपको वापस बताया। और इस तरह से फिर आपके बांसवाड़ा राजपूताना का अंग बन गया और बांसवाड़ा के अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्थापना हुई, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हुई और जनता की जो मांगे उनको स्वीकार किया गया, उनको माना गया। इस तरह से विद्यार्थियों बांसवाड़ा जो रियासत है उसकी हमें महत्व बताई नजर आती है। और उसमें हम शुरुआत में जमींदार मालोद जी को देखा, तुलजी भाई को देखा, भूपेंद्र नाथ जी को देखा, फिर सबने मिलकर एक प्रकार से बांसवाड़ा प्रजामंडल गठन किया। 2 तारीखें नजर आती है, 1945 ज्यादा स्वीकार्य है, 1943 तारीख आती है। दीपा भगत देवा मच्छार जैसे आदिवासी जनसमूह का नाम आता है, यहाँ पर आदिवासी व्यक्तित्व का नाम नजर आता है। हरिदेव जोशी के अनाज परिषद का नाम आता है। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में बांसवाड़ा का नाम नजर आता है। और इस तरह से विद्यार्थियों आपकी बांसवाड़ा की जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमने पढ़ी है। मुझे लगता है कि बांसवाड़ा प्रजामंडल से, रियासत से जो ये राजनीतिक घटनाक्रम है वहां से कोई प्रश्न पूछेंगे आधुनिक काल के संदर्भ में, तो यहाँ से लगभग आपके सवाल बन जाएगा। फिर भी आप अपने पुस्तकों का अध्ययन करें, उसमें भी देखें, कोई चीज नहीं लगे तो उसको नोट्स में ऐड करें और पढ़ते जाएं। अगली क्लास में हम जो अजमेर में जन जागृति वाला काम है उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।